हेलो दोस्तों। वेलकम टू बोधियागा स्टडी। दोस्तों, आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी साइंस का प्रश्न पत्र। आज पढ़ने वाले हैं, तो आज का टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी साइंस, रेलवे सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिडा। एनालिडा ग्रुप का मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनालिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनालिडा ग्रुप में आते हैं, कौन कौन सा जंतु आते हैं? तो जोंक, दूसरा केंचुआ। पहला कौन हो जाता है? जोंक, दूसरा केंचुआ। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन सा मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनालिडा में केंचुआ, जोंक। एनालिडा में केंचुआ और जोंक। ऑर्थो ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन सा जंतु आते हैं? तो तेल चट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, एनिलिडा में कौन कौन से आते हैं? जोंक, केंचुआ। दूसरा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं? तो ऑर्थोपोडा में आने वाले जंतु कौन कौन हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, तो आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे। यहाँ ऐसे लाइन बाय लाइन यहीं से पूरा ऐसे बताते चलते हैं दोस्तों। आपको ऐसे सामने सामने बताते चलते हैं कि फिर दोबारा फिर नीचे से ऊपर ना आना पड़े। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बताते चलते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं। आगे है मोलस्का ग्रुप। मोलस्का ग्रुप में कौन कौन सा जंतु आती है? तो कौन कौन सा जंतु आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप में जंतु आते हैं कौन कौन सा, आइए जानते हैं। मोलस्का ग्रुप में आने वाले जंतु कौन कौन है? तो घेंघा, घोंघा, सिप्पी। तो मोलस्का ग्रुप में आने वाले जंतु कौन कौन हैं? और घोंघा और घोंघा और सिप्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इकाई नोडमेटा। इकाई नोडमेटा इकाई नोडमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, दूसरा ब्रिटिल स्टार। ठीक है, तारा मछली, दूसरा ब्रिटिल स्टार। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि या फिर प्यूटिट्री ग्लैंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को अन्य नाम से जानते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से। ठीक है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई में वापस लौटने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो प्रत्यानयन बल काम करता है। प्रत्यानयन बल काम करता है। ठीक है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। ठीक है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। ठीक है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है?
तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारा उड़ाने के लिए कौन सा गैस उसमें भरा जाता है? हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने का शुद्ध रूप से कैरेट होता है, 24 कैरेट का होता है। सीनेवार किसका अयस्क है? तो सीनेवार पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। ठीक है, सीनेवार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है सीनेवार। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं का। ठीक है, कैसेरू दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। ठीक है, बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किसमें होता है? कबकों में। किससे होता है एथलीट फुट नामक रोग? तो एथलीट फुट नामक रोग जो होता है कवक के द्वारा होता है। ठीक है, एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो कवकों के द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो दम्मा नामक रोग होता है कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग होता है किसके द्वारा? कवक के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। तो फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के कारण। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है वैसिलस कैलेमस ग्यूरिन। ठीक है, तो बैसिलस कैलेमस ग्यूरिन, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट की बात करें तो एथलीट फुट नामक रोग होता है किसके द्वारा? तो ये कवकों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कवकों के द्वारा। दम्मा दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो दम्मा नामक रोग होता है कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग होता है कवक के द्वारा। ठीक है, आप इससे ध्यान रखेंगे। फाइलेरिया की बात करें तो फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये कृमि वर्म के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है? तो 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आपने पढ़ लिया गुब्बारे के उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैसें कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। मनुष्य का पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? तो ये मुख से यानी मुंह से शुरू होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। शिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, शिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। तो शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त, ध्वनि के द्वारा धमनी के द्वारा तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। ठीक है, सोडियम की कार्य क्या है? तो सोडियम का क्या कार्य है?
उसके बारे में जानते हैं। सोडियम का क्या कार्य है? तो सोडियम यह जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का क्या कार्य है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका हो चुका है। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। पोटासियम का कार्य क्या है? तो पोटासियम का कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? तो ध्यान रख लेंगे। पोटासियम का क्या कार्य है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने में सबसे कम संभवता किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। ठीक है, लोहा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत किसमें है? तो हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो ये एथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ग्लूकोज। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, मानव जाति के लिए ओजोन परत पर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बात करते हैं बट वृक्ष। बट वृक्ष जो है, बट वृक्ष के किस वर्ग में आता है? तो बट वृक्ष जो है किस वर्ग में आता है? तो ये बट वृक्ष आता है आवृतबीजी। बट वृक्ष किस वर्ग में आते हैं? तो आवृतबीजी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ अर्थ, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल खिलते हैं, लाल फूल बिखरते हैं। ठीक है, तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक से। पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक से। पेनिसिलिन बनता है किससे? कवक से। ठीक है, लाइकेन को, नेक्स्ट है, लाइकेन को दो जीवधारियों, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन है? शैवाल और कवक। तो लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? तो शैवाल और कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर आमतौर पर आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किससे बनता है? शैवाल से। ठीक है, किससे बनता है? शैवाल से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। एनिलिडा के उत्सर्जन में, एनिलिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो एनिलिडा के उत्सर्जन में उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। तो एनिलिडा में उत्सर्जन उसके नेफ्रिडिया उत्सर्जित अंग द्वारा होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान क्या है? 6। पीएच मान इसका क्या है? 6 है। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो इसका उत्तर जान लेंगे। इसका उत्तर है अग्नाशय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतः ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि। तो अंतः ज्वर के लिए सामान्यतः, अंतः ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइटिसिन, क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। गैस की लौह, लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योति, ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। लौंग
किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, ठीक है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असंक्रावर्गीय पुरावर्ती से क्या होता है? तो पाक्षा शर्करा या मधुजन शर्करा बनने वाली विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन या विजनन, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो स्पीडी साइंस का हमने पहला पार्ट कर दिया, फर्स्ट पेज कर दिया। स्पीडी साइंस का फर्स्ट पेज हमने पूरा किया है। ऐसे ही आपको प्रत्येक वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको फर्स्ट पेज से रिलेटेड जो भी टॉपिक था स्पीडी साइंस से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।